हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वीआर आईएसओ में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एफएमईए की, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, एआईएजी एफएमईए, है ना। एआईएजी वीडीए एफएमईए को लेकर हमने कई वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस में जो ये पुराना फॉर्मेट है यही फॉलो हो रहा है। वो लोग इसी के अकॉर्डिंग अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि एआईएजी वीडीए एफएमईए को लेकर ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है कस्टमर और सप्लायर के ऊपर। तो आज भी इस वजह से अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में जो पुराना एआईएजी का जो एफएमईए फॉर्मेट है यही फॉलो हो रहा है। लेकिन इसी में भी अगर आप देखें तो लोगों को कई तरह के डाउट्स हो जाते हैं, कई तरह के कंफ्यूजन रहते हैं कि आखिर ये जो कॉलम्स आप देख रहे हैं ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं, इनका एक दूसरे से किस तरह से कनेक्शन है, ठीक है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि एक एक कॉलम जो है यहां पर ये क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है। और जब आप एफएमईए करने बैठते हैं, हम पीएफएमईए की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल फेल्योर मॉडल इफेक्ट एनालिसिस, हम डीएफएमईए की बात यहां नहीं कर रहे। तो उस केस में आपको क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए इस फॉर्मेट को तैयार करने में, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जो पीएफएमईए है, ठीक, पीएफएमईए बेसिकली पीएफडी से आपका निकला है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम से। आप अगर पीपेप की सीक्वेंस भी देखेंगे तो पहले पीएफडी आता है, फिर पीएफएमईए आप करते हैं। मतलब पहले आपको प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाना है, उसके बाद उस प्रोसेस में क्या फेलियर हो सकता है उसकी बात पीएफएमईए में करी जाती है। तो आपका पीएफडी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और पीएफडी में जो आपने सीक्वेंस दी है, जो प्रोसेस आपने इंक्लूड की है, उन सभी प्रोसेस का एफएमईए आपको पीएफएमईए में करना होता है, ठीक है। यहां पे एक जो चीज ध्यान रखने लायक है वो ये है कि जो भी आपका पीएफडी में सीक्वेंस नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा, वही पीएफएमईए में भी आपका सीरियल नंबर होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि पीएफडी में आपने किसी प्रोसेस के लिए सीरियल नंबर दिया है 1, और जब आप यहां पर पीएफएमईए कर रहे हैं तो आपका सीरियल नंबर 1 जो है वो कुछ और प्रोसेस आ गई। स्टेप्स में ध्यान रखिएगा, ये गलती ना हो। प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग ही पीएफएमईए में आपको काम करना है। सबसे पहला कॉलम आता है प्रोसेस नंबर, ठीक है। प्रोसेस नंबर नॉर्मली हम जो देते हैं 10, 20, 30 इस रेंज, इस तरह से देते हैं। 1 2 3 4 के हिसाब से नॉर्मली नहीं दिया जाता। 010 या 1020 020 इस तरह से दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लेता हूं 10, ठीक है, मान लीजिए मैंने प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाया और उसमें भी मैंने उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए नंबर दिया है 10, ठीक है। तो ये पीएफडी से ही आपका लिंक करना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अगली चीज आ रही है प्रोसेस फंक्शन, यानी आप कौन सी प्रोसेस करने जा रहे हैं। उस प्रोसेस फ्लो डायग्राम में उस पर्टिकुलर पार्ट को बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम आपने मेंशन किया है, उसमें जो प्रोसेस की बात हो रही है वो यहां पर मेंशन करी जाएगी। मतलब कौन सी प्रोसेस आप कर रहे हैं, कौन सी वो प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां कहता हूं कि हम बात कर रहे हैं रफ टर्निंग की, ठीक है, रफ टर्निंग, ये भी बिल्कुल वहीं से आएगा, प्रोसेस फ्लो डायग्राम से। अब कॉन्सेप्ट कहां से आपका क्लियर होना चाहिए, क्या चीज आपको समझनी है, वो इस कॉलम से शुरू होता है। थर्ड कॉलम जो है रिक्वायरमेंट का। यहां रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, अगर मैं सिंपल बात कहूं कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि यह प्रोसेस, रफ टर्निंग की प्रोसेस करने से जो चीज मुझे चाहिए या जो चीज मुझे मिलेगी वो मेरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। या मेरी रिक्वायरमेंट पहले से क्लियर है, क्यों, क्योंकि मुझे कस्टमर ने बता दिया है कि उसे क्या चाहिए। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेसिकली मैं प्रोसेस परफॉर्म कर रहा हूं। तो रफ टर्निंग की अगर मैं प्रोसेस कर रहा हूं, अगर मेरा प्रोसेस फंक्शन रफ टर्निंग है, तो मुझे क्या उसके जरिए चाहिए, वो मुझे आउटपुट के तौर पे क्या देगा। क्योंकि प्रोसेस क्या है, अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में इनपुट दिया जाता है, ठीक, एक्टिविटी परफॉर्म होती है और आपको आउटपुट मिलता है। ये जो आउटपुट है ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मुझे चाहिए। तो रिक्वायरमेंट में क्या आएगा, जो इस प्रोसेस को, अगर मैं यहां कहता हूं रफ टर्निंग,
तो रफ टर्निंग की प्रोसेस को करने के बाद जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो मेरी रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली पहले रिक्वायरमेंट क्लियर होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए ये पहले से पता होता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसेस करते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या हो गई? जो आपको चाहिए, और आप मतलब जो कस्टमर को चाहिए, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने पे जो कस्टमर चाहिए, कस्टमर को चाहिए, ठीक है, या मैं यहां कह सकता हूं कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद वो यहां पर क्या कहलाएगी? रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बात कर रहा हूं रफ टर्निंग की, तो रफ टर्निंग करके मैं क्या हासिल करना चाहता हूं? मेरी कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी जब मैं रफ टर्निंग करूंगा? तो मैं यहां कहता हूं कि मुझे डाया चाहिए। ठीक है, जब रफ टर्निंग की प्रोसेस हो जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा? डाया, डायमीटर। ठीक है, अब यह डाया क्या हो सकता है? मुझे कैसा चाहिए? करेक्ट डाया, या एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, एज पर CSR, या जो भी मैं वर्ड यूज करना चाहूं कर सकता हूं। यहां पे मैं डाया भी लिख सकता हूं, या मैं करेक्ट डाया भी लिख सकता हूं, या मैं ये लिख दूं कि डाया एज पर CSR, या एज पर रिक्वायरमेंट, या एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डाया चाहिए। ये प्रोसेस जब हो जाएगी तो मुझे डाया मिलेगा। अब अगला वर्ड जो आता है वो हम देखते हैं, पोटेंशियल फेल्यूर मोड। इसका एक सिंपल सा मतलब होता है, फेल्यूर क्या हो सकता है? फेल्यूर क्या हो सकता है? देखिए, प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस सही हो ये हम चाहते हैं, लेकिन अगर प्रोसेस सही नहीं होगी या किसी तरह की कुछ गलती हो गई, कुछ तकलीफ गड़बड़ी हो गई, तो क्या होगा? तो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, और रिक्वायरमेंट का पूरा ना होना कहीं ना कहीं फेल्यूर कहलाएगा। तो अगर मैं नॉर्मल सिंपल शब्दों में कहूं तो एक वर्ड में जानता हूं, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट इज अ नॉन कन्फर्मिटी, है ना? हम ये जानते हैं नॉन कन्फर्मिटी क्या है? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। या इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट इज अ फेल्यूर। मतलब जब भी नॉन कन्फर्मिटी बन रही है तो एक तरह से वो फेल्यूर हो रहा है। तो व्हाट इज पोटेंशियल फेल्यूर मोड? इस केस में पोटेंशियल फेल्यूर मोड क्या होगा? रिक्वायरमेंट का पूरा ना होना, या दूसरे शब्दों में कहूं रिक्वायरमेंट का अपोजिट हो जाना। मुझे करेक्ट डाया चाहिए, मुझे एज पर रिक्वायरमेंट डाया चाहिए, अगर वो ना मिला तो मेरे लिए फेल्यूर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि फेल्यूर इस केस में क्या हो सकता है कि मेरा जो डाया है वो या तो ओवर साइज हो जाए, है ना, या अंडर साइज हो जाए। तो ये दोनों क्या कह रहे हैं? इन दोनों का मतलब है कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। करेक्ट डाया बनना चाहिए था, या तो डाया ओवर साइज बन जाए या डाया अंडर साइज बन जाए। दोनों केसेस में नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट हो रहा है, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। और रिक्वायरमेंट क्या है? करेक्ट डाया, या एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट डाया, एज पर ड्राइंग डाया, जो भी है, जो भी आप यहां पे वर्ड यूज करना चाहते हैं। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट हो गया ओवर साइज या अंडर साइज, तो ये मेरे लिए फेल्यूर हो गया। ठीक, ये क्लियर है? अब अगला जो कॉलम आप देख रहे हैं वो है पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ फेल्यूर। ठीक है, फेल्यूर होगा तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि फेल्यूर हुआ और उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और इफेक्ट किस पे पड़ेगा? फेल्यूर का इफेक्ट उस पे पड़ेगा जिसे रिक्वायरमेंट थी, जिसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी उसके ऊपर फेल्यूर का इफेक्ट पड़ेगा। यानी किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? कस्टमर पे। और यहां कस्टमर की अगर मैं बात करूं तो मुझे दो तरह के कस्टमर दिखते हैं। एक मुझे दिखता है इंटरनल कस्टमर, और एक मुझे दिखता है एक्सटर्नल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर कौन है? नेक्स्ट प्रोसेस। जो आदमी नेक्स्ट प्रोसेस में बैठा है वो मेरा इंटरनल कस्टमर है। और एक्सटर्नल कौन है? जिसके लिए या तो मैं काम कर रहा हूं वो कस्टमर, या फिर एंड यूजर। ठीक है, ये दो मेरे एक्सटर्नल कस्टमर हैं। इनको ध्यान में रखते हुए मुझे सोचना है कि इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मेरा डाया ओवर साइज हो गया
इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब इस केस में क्या हो सकता है कि अगर ओवरसाइज हो गया तो मैं रिवर्क का इफेक्ट पड़ेगा, रिवर्क करना पड़ेगा, है ना। अब वो रिवर्क या तो वो अगली प्रोसेस वाला करे या वापस मुझे पहुंचा दे कि भैया ये रिवर्क निकला है, आप रिवर्क करो। और अगर अंडर साइज हो गया तो यहां क्या हो जाएगा, रिजेक्शन। और इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, कस्टमर पे। क्यों, क्योंकि कस्टमर के पास उतनी क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम हो गई ना अगर रिजेक्शन हो गया तो। ठीक है, हम एंड यूजर तक अभी नहीं जा रहे लेकिन जब आप सोचे, अगर आपका जो स्कोप है उसमें जब आप पीएफएमई करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि क्या इफेक्ट आपके उस पर्टिकुलर प्रोसेस का, उस रिक्वायरमेंट का और उस फेल्यूर का पड़ेगा। ठीक, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमने वो चीज नहीं ली। अगली चीज आती है सिविरिटी। अगला कॉलम अगर आप देखें कि वो जो इफेक्ट पड़ा, देखिए जब भी इफेक्ट पड़ेगा तो उसका इंपैक्ट होगा, है ना। इंपैक्ट का मतलब है कि वो इफेक्ट कितना सीवियर है ना। कभी कभी कोई इफेक्ट ऐसा होगा कि उससे कुछ भी नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, इट्स ओके, एक्सेप्ट कर लिया जा सकता है, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि जो बहुत ज्यादा सीरियस हो, उस केस में हो सकता है ह्यूमन कैजुअलिटी हो जाए। ठीक है, तो इसकी बेसिस पर सिविरिटी का एक टेबल होता है जो आप लोग देखेंगे, पीएफएमई के मैनुअल में आपको मिल जाएगा, एफएमई के मैनुअल में आपको मिल जाएगा। उसकी बेसिस पे आपको डिसाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां मान लेता हूं कि इसको मैं देता हूं 2, मैं अभी एग्जैक्ट नहीं जानता ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी वो टेबल नहीं है और मैं उतना एक्यूरेसी के साथ आपसे इस चीज को डील नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपको प्रीफर करना है वो जो टेबल ऑलरेडी एफएमई के मैनुअल में रहता है। ठीक, और रिजेक्शन हो गया तो फॉर एग्जांपल इसको मैंने मान लिया 3। ठीक, वो दिया हुआ है सिविरिटी वगैरह का सारा। हमारा जो मेन फोकस है वो ये कॉलम से है ना, ये सिविरिटी अकरेंस और डिटेक्शन के जो रैंकिंग क्राइटेरिया उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे, उसके लिए आपके पास अवेलेबल है मैनुअल। यहां पे हम आपकी सोच कैसी डेवलप होनी चाहिए एफएमई करते समय उसकी बात कर रहे हैं। अब यहां तक आपकी बात हो गई। अब देखिए फेल्योर का इफेक्ट हुआ है तो वो किसी कारण से हुआ होगा, उसके पीछे कोई कॉज होगा, पोटेंशियल कॉज या मैकेनिज्म, किसी तरह से वो फेल हुआ होगा, है ना। तो वो मैकेनिज्म क्या था, वो कारण क्या था जिसकी वजह से फेलियर हुआ। अगर आप यहां पे सोचे ना तो कारण क्या होगा। अगर मैं कॉज की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं 4M या 5M या 6M इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं या होंगे। ठीक है, मेन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और इन्वायरमेंट। मेन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट, इन्वायरमेंट, इनकी वजह से यह फेलियर हो सकता है ना। मान लीजिए अगर मैंने सही से सेटिंग नहीं करी ठीक है, अगर जो मैंने जिसको हम कहते हैं ना सेटअप, टूल सेटिंग, है ना, टूल सेटिंग अगर प्रॉपर ना हो, ठीक है, इम्प्रॉपर टूल सेटिंग नॉट प्रॉपर, ठीक, इस केस में यह प्रॉब्लम आ सकती है, यह फेलियर हो सकता है, इसकी वजह से यह फेलियर हो सकता है। 4M की वजह से, 5M या 6M की वजह से यह फेलियर हो सकता है, जिसमें हम ये कह रहे हैं टूल सेटिंग अगर प्रॉपर ना हो तो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से और भी कई चीजें हो सकती है। आप जब सोचे तो हो सकता है कि जो आपका ऑपरेटर है, ऑपरेटर की गलती की वजह से भी ये चीज हो सकती है ना, मतलब मेन की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है ना, ऑपरेटर ने ठीक से काम नहीं किया, ऑपरेटर ठीक से अवेयर नहीं था, ठीक है, इस वजह से भी ये चीज हो सकती है। किसी दूसरे केस में, मैं इस पर्टिकुलर केस में अगर बात करूं तो यहां पे टूल सेटिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो ये फेलियर हो सकता है, या तो ओवर साइज बन जाए या अंडर साइज बन जाए। अगली चीज आ रही है यहां पर करंट प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन की बात हो रही। प्रिवेंशन मतलब होने से ही रोकना, ये गलती मेरी ना हो जाए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, कॉज के ऊपर काम करने की कोशिश हो रही है कि इसी चीज, इस गलती को अगर मैंने रोक दिया
तो फिर यह प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आएगी। यह कारण है, यह कॉज है, इसकी वजह से यह होगा। अगर मैं इसी को कंट्रोल कर लूं, है ना, कंट्रोल, इसी को अगर मैं कंट्रोल कर लूं तो फिर यह दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, प्रिवेंशन। शुरुआत में ही प्रिवेंशन मतलब शुरुआत में जो आप एक्शन ले रहे हैं उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए, वो प्रिवेंशन है। और डिटेक्शन क्या है, जब वो चीज आपको आउटपुट के तौर पे मिल गई, एक प्रोडक्ट के तौर पे मिल गई, उसके बाद जब आप उसको चेक करते हैं, वो डिटेक्शन। यहां बात हो रही है प्रिवेंशन की। यहां प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, सेटअप अप्रूवल, जो आपने मशीन का सेटअप किया है उसको आप वेरीफाई कर लें, है ना। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, टूल सेटिंग अगर प्रॉपर नहीं है, अगर मैं इसी सेटिंग को पहले चेक कर लूं, सेटअप अप्रूवल दे दूं, सेटअप अप्रूवल कर लूं अगर मैं, ठीक है, मशीन लगाई, सेटिंग लगाई और उसको चेक कर लिया ये सही हुई या नहीं हुई, सेटअप अप्रूवल को अगर मैंने वेरीफाई कर लिया, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरी ये गलती ना हो, मेरी टूल सेटिंग जो है वो प्रॉपर हो जाए। जब टूल सेटिंग प्रॉपर हो जाएगी तो फिर मेरी ये गलती नहीं होगी, ठीक है। तो प्रिवेंशन का मेथड क्या है, यहां पर सेटअप अप्रूवल को आप वेरीफाई करें या सेटअप अप्रूवल आप करें, ठीक है। अगली चीज यहां क्या आ रही है, अकरेंस, इसको बोलते हैं अकरेंस। ये भी वो क्राइटेरिया है जिसका, जो आपको एफएमईए मैनुअल में मिल जाएगा। अगर आपने प्रिवेंशन अच्छा किया है, अगर आपके पास प्रिवेंशन की मेथड बढ़िया है, अगर आपने प्रिवेंशन के लिए जो सिस्टम डेवलप किया है वो अगर आपका बढ़िया है, तो आपकी ये गलती नहीं होगी। ये जो कारण है जिसकी वजह से फेलियर हो सकता है, वो चीज नहीं होगी। तो अगर ये स्ट्रांग है तो ये चीज नहीं होगी, यहां पे आप कंट्रोल कर लेंगे और फिर आगे जाकर ये प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आएगी। मतलब अकरेंस, फेलियर के होने के जो चांसेस हैं वो आपके कम हो जाएंगे अगर आपका ये मजबूत है। प्रिवेंशन मेथड, अगर आपके प्रिवेंशन कंट्रोल अगर आपका मजबूत है तो फेलियर होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि फेलियर कॉज जो है वो आपका कंट्रोल में आ जाएगा। वो वजह, वो कारण जिसकी वजह से फेलियर आ सकता है उसको आप अगर कंट्रोल कर लेंगे तो फेलियर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मतलब अकरेंस जो है फेलियर के होने का वो आपका कम हो जाएगा। इसको देखने के लिए भी आपके पास टेबल अवेलेबल है, ठीक। जितना आपका प्रिवेंशन स्ट्रांग होगा, ठीक है, प्रिवेंशन आपका जितना स्ट्रांग, प्रिवेंशन जितना स्ट्रांग, उतना ज्यादा आपकी जो रैंक है आपकी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। मतलब ये स्ट्रांग है तो जो अकरेंस की रैंक है वो कम होगी, रैंक मिनिमम, ठीक है। अगर बहुत स्ट्रांग है आपका प्रिवेंशन का मेथड तो आपकी रैंक हो जाएगी 1 या 2 या 3 इस तरह से, ठीक है। उसके लिए पूरा टेबल अवेलेबल है, वो आप देख लीजिएगा, है ना। मैं उस पर नहीं जाना चाहता अभी। क्लियर, कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्ट्रांग है तो ये रैंक अपने आप कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रांग है तो ये चीज नहीं होगी, ये कारण मौजूद नहीं होगा, तो फिर फेलियर नहीं होगा। क्लियर, ये बात हुई। अगली चीज यहां क्या आ रही है कि एक एक्शन तो आपने ले लिया प्रिवेंशन के लिए कि हम वो गलती करें ही नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से फेलियर आ सकता है। मतलब हम इसको कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, प्रिवेंशन। लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से सेफ हैंड रखना होता है। हम ये इस खुशफहमी में ना आ जाए कि ये बहुत बढ़िया था तो अब तो गलत कुछ बनना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, डिटेक्शन की मेथड भी फॉलो करते हैं। डिटेक्शन में क्या होता है कि जब ये बनकर आ गया पार्ट आपका, पीस आपका, आपने रफ टर्निंग की प्रोसेस कर दी और जब आपको आउटपुट मिल गया जिसके हम बात कर रहे थे, जो कि रिक्वायरमेंट की बात कर रहा था कि रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसको आप बाहर आने के बाद चेक करते हैं, उसका आप इंस्पेक्शन करते हैं या उसको आप वेरीफाई करते हैं। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। समय समय पर आप इंस्पेक्शन करते रहें कि ये जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ठीक है, इसको आपको इंश्योर करना है। इसको इंश्योर करने के लिए आप डिटेक्शन करते हैं। क्लियर, आप उसको फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक। तो ये आपका डिटेक्शन। डिटेक्शन आपका जितना स्ट्रांग होता है, ठीक है, उतनी ही ज्यादा, उतनी ही कम आपकी डिटेक्शन की
रैंक हो जाती है, मतलब डिटेक्शन जितना स्ट्रांग, ठीक है, यहां पे जैसे प्रिवेंशन स्ट्रांग था तो नंबर कम थे, यहां पर भी वही है, जितना आपका डिटेक्शन स्ट्रांग होगा, डिटेक्शन की मेथड आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपका रैंक जो है डिटेक्शन का वो कम हो जाएगा। ये डीटी लिखा है मतलब डिटेक्शन, ठीक है, डिटेक्शन, ये अकरेंस था, ये सिवियरिटी थी, ठीक। डिटेक्शन आपका जितना स्ट्रांग होगा, है ना, करंट प्रोसेस कंट्रोल डिटेक्शन, प्रिवेंशन के लिए ये, डिटेक्शन के लिए ये, डिटेक्शन जितना स्ट्रांग, डिटेक्शन की रैंकिंग उतनी कम, ठीक। मतलब इतना बढ़िया है कि आप मान लो फ्रिक्वेंटली चेक कर रहे हैं, हर 1 घंटे बाद आप पीस चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी मेथड जो है बहुत बढ़िया है डिटेक्शन का, और आप अच्छे इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको ओडी चेक करना है और आप उसके लिए स्केल यूज कर रहे हैं, है ना, या आप वर्नियर यूज कर रहे हैं, नहीं, आप माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं, जो भी बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो बंदा कर रहा है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी स्किल्ड है, कंपिटेंट पर्सन है, अच्छा चेक करने वाला जो बंदा है वो कंपिटेंट है, स्किल्ड है। तो आप ये कह सकते हैं कि डिटेक्शन आपका बहुत बढ़िया है और इसके नंबर्स अपने आप कम हो जाएंगे। जब ये हो जाता है तब आप इसको देते हैं आरपीएन नंबर, ठीक है। आरपीएन क्या है? SOD, ठीक है, ये आरपीएन बनता है, क्योंकि मैं कह रहा हूं आज भी हम उसी पुराने वाले पे चल रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब अगर आप यहां देखें तो 222 है ना, कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसके लिए कितना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है ना। आरपीएन को लेकर आज भी इस चीज को क्लियर नहीं किया गया है कि कितने पे आपको एक्शन ले लेना चाहिए, ठीक है, कितने आरपीएन हो जाने के ऊपर आपको एक्शन, रिकमेंडेड एक्शन की बात जो हो रही है वो कही जाती है। बेसिकली आप इसमें एक चीज समझिएगा, आपको फोकस इस चीज पे करना है कि सीवियरिटी किस केस में ज्यादा हो रही है। अगर मामला सीवियर ज्यादा है, ठीक है, तो आपको एक्शन ले लेना चाहिए। वहां आपको इस चीज को नहीं देखना चाहिए कि आरपीएन कम है। आरपीएन अगर कम भी है लेकिन अगर सीवियरिटी ज्यादा है, ठीक, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां मान लेता हूं ये 3 है, ठीक, इसके लिए मैंने 2 ले लिया था, इसके लिए मान लो मैं 1 ले लेता हूं, इसके लिए मैंने 2 ले लिया, इसके लिए मैंने 1 ले लिया, तो ये कितना हो गया, 3, ठीक। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, चलिए इसको हम 2 ले लेते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया, थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां तो 8 आ रहा है लेकिन यहां 6 आ रहा है, पर अगर आप यहां देखें तो यहां सीवियरिटी 2 है, यहां 3 है। कोशिश आपकी होनी चाहिए कि इसके ऊपर आप काम करें। अगर रिकमेंडेड एक्शन की बात हो रही है तो यहां पर आप एक्शन ले लें। एक्शन जो लेंगे टू कंट्रोल द सीवियरिटी, है ना, या टू लिसन द सीवियरिटी, है ना, लिसन मतलब कम करना, ठीक है, टू कंट्रोल या लिसन द सीवियरिटी। सीवियरिटी की रैंकिंग को कम करने के हिसाब से आपको एक्शन लेना चाहिए। आप ऐसा एक्शन लें जिससे सीवियरिटी कम हो, ठीक है। मैं अक्सर बताता हूं कि हम बाइक चला रहे हैं, गिर सकते हैं, है ना, गिरने पर हमारा सर फूट सकता है या हमको सिर्फ खरोच आए, ठीक है। सर फूटने के केस में आपको क्या करना होगा, आपको सीवियरिटी ज्यादा दिख रही है, ठीक है, इस केस में जब सीवियरिटी ज्यादा हो गई तो आपको एक्शन क्या लेना चाहिए कि आप हेलमेट लगा के जाएं, ठीक है, इससे सीवियरिटी कम हो जाएगी। अगर आप गिर भी गए तो आपको सर पे चोट नहीं लगेगी। तो ये रिकमेंडेड एक्शन हो गया जो सीवियरिटी को कम करने के लिए किया जाए, तो ये आपको करना है। इसके बाद वापस से ये चीजें दोहरा दी जाती है, सीवियरिटी, अकरेंस, डिटेक्शन, है ना, आपने एक्शन लिया, उस एक्शन का क्या असर होगा, उसके हिसाब से फिर से आपका आरपीएन नया बनता है, और बाकी के कॉलम कुछ इसी तरह है, आपको पता है, ठीक है। मैं मेन टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, वो ये है, मुझे उम्मीद है कि आपको एफएमईए का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगली बार जब भी एफएमईए करें इन बेसिक चीजों को ध्यान रखें, इससे आप बड़ी आसानी से एफएमईए को कर सकते हैं। एफएमईए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, समझने वाली चीज है। एफएमईए, कंट्रोल प्लान, पीएफडी, ये एक दूसरे से लिंक करके चलेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, बहुत आसान है, समझ जाएंगे आप, ठीक है। और नहीं समझते हैं तो हमसे ट्रेनिंग ले लीजिए, हम इसी के लिए बैठे हैं, आपको ट्रेनिंग देने के लिए। आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, हम आपको एफएमईए, पीएफडी, कंट्रोल प्लान, पीपैप, एपीक्यूपी, कोर टूल जो है सारे, उनकी भी ट्रेनिंग देते हैं। आईएटीएफ इंटरनल ऑडिट, आईएटीएफ अवेयरनेस वगैरह की भी ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स की भी ट्रेनिंग देते हैं। किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर, आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आरपीएन को लेकर अगर आपका कुछ सोचना है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आरपीएन को लेकर आप क्या सोचते हैं, है ना।
आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।